गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर में जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। ठीक है, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या है। हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में जीवाणुओं के बारे में पढ़ा कि जीवाणु क्या हैं और जीवाणु की लंबाई क्या है, मतलब जीवाणु के सारे पहलू पे हम लोगों ने चर्चाएं कर ली थी। आज हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं जीवाणुओं की आर्थिक महत्व क्या है। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या है, ये सब हम लोग बखूबी जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो लाभदायक तथा कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो हानिकारक होते हैं। तो जीवाणु हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं और किस प्रकार हानिकारक हैं, इन पहलुओं पर हमें ध्यान देना है और जानना है कि कौन से जीवाणु हमारे लिए उपयोगी हैं और कौन से जीवाणु हमारे लिए अनुपयोगी हैं। तो सर्वप्रथम जीवाणु पाए कहाँ जाते हैं, ये तो आप लोगों को मालूम है कि जीवाणु जो है जल थल, अर्थात कहने का मतलब कि जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं, आपके हाथों में या आपके आसपास हर जगह जीवाणुओं का वास होता है। तो इससे आप अवगत ही होंगे, पर जीवाणु को हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए हम लोग इससे ज़्यादा अवगत नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं पता चलता है कि कब हमारे संपर्क में जीवाणु आ जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं, या उनसे होने वाली डिजीज़ के बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं। पर हम लोगों को बात करनी है आज जीवाणुओं के आर्थिक महत्व पर। तो जीवाणुओं का जो आर्थिक महत्व है, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे दूध से दही का बनना, इसमें जीवाणु की भूमिका होती है, जो कि जीवाणु का जो नाम है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण ही दूध का दही में परिवर्तन होता है। दूध में पाई जाने वाली केसिन नामक प्रोटीन का लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, तब जाके दूध से दही का निर्माण होता है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला जो है हम लोग देखेंगे कि भूमि या कृषि में किस प्रकार जीवाणु सहायक है। तो भूमि में जो है ऐसे जीवाणु जो है सहायक है इस बात में। भूमि में, ठीक है, हम लोग जानेंगे कैसे सहायक है। तो भूमि की जो उर्वरकता है उसको मेंटेन करने के लिए जीवाणुओं की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। उर्वरकता मीन्स जैसे जो मिट्टी होती है उसको उर्वरक बनाने के लिए, मतलब जब उर्वरक हो जाएगी फसल, मतलब मिट्टी, तो क्या होगा, जो फसलें होंगी वो काफ़ी अच्छी तरीके से होंगी। तो उर्वरक बनाने के लिए जो है मिट्टी में क्या करते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे कि एक जीवाणु है जिसका नाम है राइजोबियम, एक जीवाणु है जिसका नाम है जो, ठीक है, एक जीवाणु है जिसका नाम है राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है, जो कि फसलों की या पौधों की जड़ों में या उनकी गांठों में परिवर्तित हो जाता है। और हमें मालूम है कि पेड़ पौधे वायुमंडल से जो है डायरेक्ट
नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नाइट्रोजन का क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित होकर नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। वो भी किस जीवाणु के कारण? तो उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम नामक जीवाणु के कारण जो है पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर पाते हैं। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि ये दूध से दही बनने में कैसे सहायक है। तो हमने आपको बताया था कि कुछ जीवाणु होते हैं जो दूध से दही बनने में सहायक होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है जो कि दूध में पाई जाने वाली केसिन नामक प्रोटीन को परिवर्तित करके दही के रूप में बनाता है। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि एक राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो कि क्या करता है, हमें मालूम है कि जो पेड़ पौधे हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट में परिवर्तित होकर पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। फिर हमने बताया कि दूध का दही में परिवर्तन, तो इसमें हमने बताया कि एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो केसिन नामक एक प्रोटीन होती है जो दूध में पाई जाती है। कौन सी होती है? केसिन नाम की एक प्रोटीन होती है जो कि दूध में पाई जाती है और वही प्रोटीन परिवर्तित होती है दही बनने में, वो भी लैक्टोबैसिलस के कारण। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या उपयोग है। तो सिरका बनाने में भी इनका काफ़ी योगदान होता है। या हम लोग देखो टोबैको खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो उनमें सुगंध और स्वादिष्ट बनाने के लिए भी हम लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। पर देखते हैं सिरका बनाने में क्या इनका उपयोग है। तो हम लोग जानते हैं कि सिरका जो है प्रायः वो गन्ने का है ना बनता है। तो क्या होता है, जो शर्करा का जो घोल है उसका किण्वन कराकर एसिटोबैक्टर में एस्टोबैक्टर नामक जीवाणु जो है वो शर्करा को सिरके में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सिरका बनाने में, दही बनाने में और भूमि की उर्वरकता बढ़ाने में जीवाणु जो है लाभदायक होता है। तो जीवाणु जो हैं काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, इनको हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। और कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी हानिकारक होते हैं। इसीलिए डॉक्टरों की सलाह होती है कि हम लोग कभी भी भोजन को ग्रहण करें या किसी भी चीज़ को छुएं तो अपने हाथों को अच्छे से धुलें। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं वो हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, तीनों पॉइंट जो हमने बताए हैं उनको हम लोग ध्यान देंगे। तो जैसे हमने बताया कि भूमि की उर्वरकता बढ़ाने में, तो हमने बताया कि एक राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, वो क्या करता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन को नहीं ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए राइजोबियम नामक जीवाणु की आवश्यकता होती है। और फिर हमने बताया दूध का दही में परिवर्तन, तो हमने बताया था एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो कि दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन को परिवर्तित कर देता है, जिससे कि दूध से
दही बनता है, तो दूध भी आवश्यक है और दही भी आवश्यक है। तो अब सोचो, अगर बैक्टीरिया ना होते तो हमें दही कहाँ से प्राप्त होता। तो इस प्रकार हम लोग अगर गौर करें, ध्यान दें, तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया हम लोगों के लिए लाभदायक है। फिर हमने बताया सिरका उपयोग में, तो सिरका जो है हम लोग जानते हैं कि ये जो है शर्करा के माध्यम से ही बनता है। तो हमने बताया कि एस्टोबैक्टर नामक एक जीवाणु बताया, जो कि क्या करता है, शर्करा के घोल को परिवर्तित करता है सिरके में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे